कभी कभी जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं कि आपको इस प्रकार के समाचार प्राप्त होने लगते हैं जिससे कि आपका विश्वास डगमगा जाता है, टूट जाता है। तो ऐसे समाचार सुनकर आपको तुरंत स्मरण में लाना है कि समय मनुष्य के द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, अपितु मनुष्य को समय के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बम्बोले एकेडमी। आई एम दीपक सैनी, फिजिक्स फैकल्टी, एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज काइनेमेटिक एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 5 एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द काइनेमेटिक क्वांटिटीज ऑन ग्राफ, यानी कि हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ काइनेमेटिक क्वांटिटीज करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देखा था। यदि आपने वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप बम्बोले एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर जाकर के हमने यूट्यूब पे बहुत सारे सीरीज ऑफ लेक्चर पोस्ट कर रखे हैं, आप उनको जरूर देखिए। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक क्वांटिटीज ऑफ ग्राफ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें बेसिकली इस डिस्कशन में ये सीखना है कि हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, इन्हें ग्राफ में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम सीखने जा रहे हैं कि इन ग्राफ की हेल्प से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या इन ग्राफ की हेल्प से हम क्वांटिटीज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ग्राफिकल एनालिसिस की हेल्प से टफ क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, है ना। कभी कभी क्वेश्चन इतने टफ बन जाते हैं कि आप उन्हें मैथमेटिकली सॉल्व करने की अपेक्षा आप क्या करते हो, आप दूसरा रास्ता चुन लेते हो, चूज कर लेते हो, और वो होता है ग्राफ से। ग्राफ से चीजें आपको समझ में ज्यादा आती हैं। मैथमेटिकली तो एक लाइन से चलते रहता है, मैथमेटिक्स में समझ में नहीं आता, लेकिन देखने में ग्राफ थोड़ा अच्छा होता है ना। तो इसलिए हमें ग्राफिकल एनालिसिस भी पढ़ना होगा, और इससे क्वेश्चन भी नीट और जेईई मेंस में लगातार पूछे जाते रहे हैं। और इस ग्राफिकल एनालिसिस का जो यूज है वो आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस चैप्टर को या इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, आप भी निश्चित रूप से कोशिश कीजिएगा समझने की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा ग्राफ किसका। सबसे पहले ग्राफ आप डालिए एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का क्या मतलब है? एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ये एस और टी भी हो सकता है। व्हाट इज इट? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर है क्या बात? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि आपको एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक्स मान लेता हूं मैं, ये मान लेता हूं दिस इज द एस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस एक्सिस इज टी फॉर टाइम। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से आपको सोचना है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होगा, मान लेते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है कि पॉइंट टाइम t1 पर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x1 है, या s1 मान लो, चलो x1 मान लेते हैं, या x1 ही मान लेते हैं इसे, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? x1 है। s भी लिख सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x2 हो जाता है। तो व्हाट इज x1? x1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, या पोजीशन भी बोल सकते हो आप इसे। इट इज बेटर टू स्पीक पोजीशन। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t1 इज x1 एंड आफ्टर टाइम एट टाइम t2 द पोजीशन बिकम x2। क्लियर है क्या बात? तो देखो, अब मैं आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली सिखाया था। इस चैप्टर में हम इस कॉन्सेप्ट में हम, या इस टाइटल में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ग्राफ से सीखेंगे। ग्राफ से कैसे सीखेंगे? आपको एक्सटी ग्राफ दिया होगा और उसमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी होगी। तो देखो बेटा, अब मेरे को आप ये बता दो कि एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। कोई बता सकता है बेटा? हाँ, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन? यदि आप लिखोगे एवरेज वेलोसिटी, बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है मैंने बताया है, आप लिखो टोटल डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन। दूसरी बात, वी एवरेज यदि मैं लिखूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, यहां से देखो T1 पर पोजीशन क्या थी, उसकी x1 थी, T2 पर पोजीशन क्या थी, हो गई है x2 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टोटल टाइम लग जाएगा T2 माइनस T1। क्लियर है क्या बात, है ना। देखो कैसे, ये तो मान लेते हैं हम T1 है इनिशियली, ये तो 0 टाइम हो गया, ये तो T1 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया टाइम T2, है ना। तो टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगा, यहां से लेके यहां तक का टाइम आप देख करके बता सकते हो आसानी से कि ये जो टाइम है ये टाइम होगा आपका T2 माइनस T1, यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा डेल्टा T। तो ये टाइम कितना हो जाता है डेल्टा T, यानी कि ये जो लाइन है ये वाली लाइन की डिस्टेंस हो जाती है डेल्टा T। इसी तरीके से इनिशियल पोजीशन कितनी थी बेटा पार्टिकल की x1, आफ्टर सम टाइम पोजीशन कितनी हो जाती है बेटा x2 हो जाती है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा ये डेल्टा x, और डेल्टा x किसके इक्वल है, ये है x2 माइनस x1 के, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ कितनी हो जाती है, दिस इज डेल्टा x, और ये लेंथ कितनी हो जाती है डेल्टा t। तो बेटा यहाँ पे यदि हम देखें तो ये भी क्या हो जाएगा डेल्टा x, दिस इज डेल्टा x, सॉरी दिस इज डेल्टा t और दिस इज डेल्टा x। यदि आप इनिशियली पॉइंट मान लेते हैं कि T1 पर पार्टिकल की पोजीशन P थी और T2 पर पार्टिकल की पोजीशन बेटा ये Q हो गई, तो यदि आप इन दोनों लाइंस को मिला दोगे और ये एंगल मान लेता हूं मैं थीटा, तो ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, ये ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा। इनिशियल पोजीशन तो क्या थी बेटा P, फाइनल पोजीशन क्या हो गई बेटा Q, ये वाला डिस्टेंस ये हो गया आपका बेस हो गया डेल्टा T, और ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका डेल्टा x। मैंने ये एंगल कितना मान लिया tan थीटा। तो अब आप यहां से देख करके मेरे को आसानी से बता सकते हो कि इसमें tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा बेटा डेल्टा x अपॉन डेल्टा T। अब यहां देखो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी जो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होती है, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी कि ध्यान से देखने की बात है कि जो इस ग्राफ में tan थीटा है वो ही एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा। क्लियर है क्या बात। सो डेफिनेशन लिखेंगे हम कैसे हम निकालेंगे बेटा tan थीटा। tan थीटा निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट ऑफ थीटा। इसे क्या बोलते हैं, थीटा का टेंजेंट। यदि आप tan थीटा निकाल देते हो P और Q के बीच में, देन डेफिनेटली यू विल नो द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट P एंड Q। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों वो किन्हीं भी दो टाइम इंटरवल के बीच पूछी जाती है, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर पूछी जाती है। क्लियर है क्या बात। तो एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t हो जाता है। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं बेटा, अभी हम इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, तो थ्योरी है तो एग्जाम्पल करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन d2 माइनस t1, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब हम मूव करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते समय आप मेरे को बता दीजिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हमने कैसे डिफाइन की थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए हमने कहा था, क्या कहा था, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो कार या बाइक का स्पीडोमीटर होता है जो वो रीडिंग दिखाता है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो डेल्टा t होता है वो टेंस टू 0 होता है, यानी कि t1 और t2 जो होते हैं वो दोनों पास पास होते हैं। मैं इसे दोबारा से बना देता हूँ, इस जगह बना देता हूं दोबारा से। देखो बेटा, सपोज ये x वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है ना, ये ग्राफ दिया हुआ है, मान लेते हैं ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है ना। तो जो t1 है और t2 वो पास पास हैं। कितने पास पास है, बहुत पास पास है। मान लेते हैं ये t1 है और इसी के बराबर में क्या है, t2 है। कितना है t1, जैसे कि फॉर एग्जांपल t1 है 2.0000 सेकेंड और t2 कितना है, उसी के पास है,
कितना 2.0001 सेकेंड। क्लियर है क्या बात? तो डेल्टा टी और T1 में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि मैं डेल्टा टी की बात करूं तो डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम, और ये आएगा T2 माइनस T1, यानी कि आप इसमें से इसे घटा दोगे तो आपके पास आएगा 0.001 सेकेंड, यानी 10 की पावर -5 सेकेंड। तो अब मेरे को देख करके बताओ कि ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी टेंस टू 0 है। डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब बहुत ही कम टाइम इंटरवल का डिफरेंस है T1 और T2 में। इसका मतलब डेल्टा टी टेंस टू 0 है, लगभग 10 की पावर -5 सेकेंड, यानी 10 माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस है। और भी ज्यादा बढ़ सकता है ये डिफरेंस। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि डेल्टा टी जो होता है डेल्टा टी जो होता है चेंज इन टाइम होता है। क्लियर है क्या बात? जब चेंज इन टाइम टेंस टू 0 हो, लगभग 0 की ओर अग्रसर हो, ऐसे बोलते हैं टेंडिंग टू 0, मतलब 0 की ओर जा रहा है लेकिन 0 नहीं है। तो डेल्टा टी जो चेंज होता है उसे हम क्या लिख लेते हैं बेटा? एलिमेंटल चेंज लिख लेते हैं, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं कैसे। यहां देखिए बेटा कैसे डेल्टा टी को हम लिखते हैं dt। कब ये क्या होता है? दिस इज व्हाट? दिस इज चेंज इन टाइम, दिस इज चेंज इन टाइम, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? एलिमेंटल चेंज। एलिमेंटल चेंज, एलिमेंटल चेंज मतलब बहुत छोटा सा चेंज। एलिमेंटल चेंज वहन कब? जब डेल्टा टी टेंस टू 0 हो तो डेल्टा टी को dt हम लिख लेते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। अब देखो, जब यदि डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, यदि ये कितना हो गया? ये तो dt हो गया। क्लियर है क्या बात? dt हो गया। तो देखो T1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1, और T2 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? x2। तो जब dt बहुत छोटा है तो चेंज इन x1 एंड x2 भी तो कितना आएगा? बहुत छोटा आएगा। और इसे हम क्या लिखते हैं बेटा? dx लिखते हैं। इसका मतलब यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो तो डेल्टा टी को हम dt लिखते हैं और डेल्टा x को क्या लिखेंगे? हम dx लिखेंगे। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बात। अब मैं आपको इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन को दोबारा से बताता हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन आप किस तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन जो बताई थी हमने, रेशियो ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, व्हाट इज इट? इट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इफ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी डेल्टा टी 0 की ओर टेंस हो, तो ये डेल्टा एक्स तो क्या बन जाएगा? ये तो dx बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। और इसे ही क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, यानी v, इसे v एज ए फंक्शन ऑफ t और dx अपॉन dt भी बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? इसका मतलब ध्यान से देखो कि यदि कोई x वर्सेस टाइम ग्राफ में दिया हुआ है तो ये जो होगा इसका मतलब ये क्या है? दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन DRAW and drawn at point on xt ग्राफ। ठीक है बेटा, xt ग्राफ पर यदि हम किसी पॉइंट P पर यदि हम टेंजेंट खींचें, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये जो डेल्टा x है ये तो dx हो गया और ये dt हो गया। तो यदि आप टेंजेंट खींचोगे तो ये जो इस पे टेंजेंट होगी ये इस तरीके से होगी, है ना, ये लाइक दिस। सो दिस इज द व्हाट? ये तो एक लाइन है और ये एंगल है थीटा, और इस लाइन की क्या है? स्लोप ही जो कहलाती है, यही तो क्या कहलाएगी? टेन थीटा, है ना। यहाँ पे टेन थीटा हो गया, तो यही क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए पॉइंट P पर है, तो इन आप पॉइंट लिख लो क्या? इन एक्सटी ग्राफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय slope of tangent drawn at any point of xt ग्राफ, है ना, ऑफ xt ग्राफ। इस तरीके से लिखेंगे। क्या है? यदि आप किसी भी ये क्या dx अपॉन dt और टेन थीटा थीटा है, तो स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप जो होगी वो m होगी, और वो किसके इक्वल होती है बेटा?
टेन थीटा के इक्वल होती है। और ये टेन थीटा ही तो है बेटा, है ना, दिस इज व्हाट टेन थीटा। इसका मतलब ये है कि एक्सटी ग्राफ यदि आपको दिया हुआ है तो एक्सटी ग्राफ में आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है रेशियो ऑफ डेल्टा एक्स टू डेल्टा टी व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द एक्सटी ग्राफ ड्रॉन एट एनी पॉइंट P ऑफ द एक्सटी ग्राफ। क्लियर है क्या बात? तो आपको क्या करना होगा, स्लोप निकाल लेनी है किसी भी पॉइंट पर। देखो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि आप 11th में आए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुरू में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अपना समझाने का तरीका ऐसा है कि हम साथ में बेसिक मैथमेटिक्स भी सिखाते हैं और साथ में आपको स्लोप निकालना भी सिखाएंगे, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में। तब आपको एक ग्राफ समझ में आएगा कि एक्सटी ग्राफ में स्लोप से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकल जाती है। क्लियर है बात? आप एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा इसे पढ़ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा मैच कर लीजिए, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको स्लोप के बारे में, स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में आपको बता देता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी ग्राफ आने वाले हैं, हमारे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ग्राफ में, उसमें कहीं ना कहीं हमारा स्लोप ऑफ द लाइन हमें यूज करना ही होगा, है ना। तो स्लोप कैसे निकालते हैं ये हमें सीखने जा रहे हैं बेटा। तो हेडिंग डाल लो आप, इक्वेशन ऑफ लाइन देख लो, लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन, है ना। कैसे? मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये कोई लाइन है ऐसे करके, और इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना। कुछ बच्चे तो जानते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी मैं बता देता हूं कि व्हाट इज एम। मान लेते हैं ये लाइन है, ये क्या है बेटा, दिस इज लाइन, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, ये सबको पता है, और ये ओरिजिन है। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन की ओर चलना है जब तक कि लाइन ना आ जाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये चल दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल होता है थीटा, है ना, इस एंगल थीटा का टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल थीटा के टेंजेंट को क्या बोलते हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ लाइन। क्लियर है क्या बात? स्लोप ऑफ लाइन। दूसरी बात, ये सी क्या है, सी इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। वैसे तो ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन अभी हम जो ध्यान देंगे स्लोप ऑफ लाइन पे देंगे। क्लियर है क्या बात? स्लोप ऑफ लाइन पे देंगे। तो आपको क्या करना है, लाइन की स्लोप निकालने के लिए आपको बेटा क्या करना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अपना हाथ रखना है और एंटी क्लॉकवाइज में तब तक चलना है एंटी क्लॉकवाइज में जब तक कि लाइन ना आ जाए। तो वो एंगल थीटा का टेंजेंट लोगे तो स्लोप आ जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि यदि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो ये तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होता है, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे होता है 0 से 90 डिग्री, है ना, ये तो होता है 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर से 360 डिग्री आ जाता है। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, जो फर्स्ट में होते हैं इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, हम केवल और केवल टेन थीटा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेन क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा फर्स्ट में बेटा, पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, अगर जो यानी टेन थीटा पॉजिटिव कहां से कहां तक होगा, 0 से 90 डिग्री तक यदि एंगल है तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा नेगेटिव होता है। कब? यदि थीटा कहां से कहां तक बीच में आ गया बेटा, 90 से 180 डिग्री, 90 टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये तो आपको काफी पहले से पता है, नहीं पता है तो मैंने बता दिया है। अब ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम क्या सीखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन में किसी लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, है ना। तो स्लोप निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल स्लोप निकालना है तो थीटा निकालना होगा, उसका टेंजेंट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, बस इतना करना है। अब ध्यान से देखो,
पहले मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं कि आप थीटा कैसे सेलेक्ट करेंगे, थीटा कौन सा एंगल होगा। मान लिया ये लाइन हो, ये तो क्या है बेटा वाई एक्सिस, और ये क्या बेटा एक्स एक्सिस। मान लिया लाइन 1 है ना, मान लेते हैं ये लाइन 2 है ना, मान लेते हैं ये लाइन 3 है, ऐसे करके है, दिस इज लाइन 3 ऐसे करके है, ठीक है। अब देखो इसके लिए जो एंगल होगा क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आप अपना हाथ रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज तक चलेंगे जब तक कि लाइन ना आ जाए, तो थीटा 1 ये हो गया। आगे बात समझ में। जबकि L2 के लिए पॉजिटिव में रखेंगे तब तक चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में जब तक कि लाइन ना आ जाए, तो ये थीटा 2 हो गया। इसके लिए ऐसे करेंगे और लाइन ना आ जाए, ये थीटा 3 हो गया, और ये तो ओरिजिन हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइन ऐसे हो, लाइन ऐसे हो, लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो, कोई मतलब नहीं होता है ना। तो देखो ध्यान से देखो, तो यदि मेरे को इसकी स्लोप लिखनी है m1 तो क्या लिखूंगा tan थीटा 1। यदि इस वाली लाइन की स्लोप लिखनी है हमें m2 तो क्या लिखूंगा tan थीटा 2। कितना तो आसान है ना। यदि मेरे को इसकी L3 की लाइन की स्लोप लिखनी है m3 तो क्या लिख लूंगा tan थीटा 3। इज इट क्लियर। अब देखो मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास ये लाइन है, हमारे पास ये लाइन है ना, और कैसी भी लाइन हो सकती है, और हमारे पास मान लेते हैं एक ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। अब देखो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन यदि आप इसे कंसीडर करते हो तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। तो इसके लिए देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हाथ रखना है और एंटी क्लॉकवाइज में तब तक चलना है जब तक कि आपको लाइन ना आ जाए थीटा 1। तो इसके लिए थीटा 1 बेटा ये है। L2 यदि मैं इसे मानूं, L2 में ऐसे रखना है और तब तक चलना है जब तक कि लाइन ना आ जाए, है ना। इसके लिए L3 है ना, कैसे करेंगे कि पॉजिटिव में रखना है और तब तक चलना है जब तक कि लाइन ना आ जाए। नहीं आई बात समझ में, अब तो हो जाएगा। तो इस वाली लाइन के लिए m1 कितना होगा बेटा tan थीटा 1 हो जाएगा, जबकि इसके लिए m2 कितना हो जाएगा बेटा tan थीटा 2 हो जाएगा, और इसके लिए कितना हो जाएगा m3 tan थीटा 3 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है ऊपर वाले डायग्राम में और नीचे वाले डायग्राम में, देखो ध्यान से, है ना, कि इसमें थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 जितने भी ऊपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 लेस देन 90 डिग्री है। थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि एक्यूट एंगल है। मैंने बताया बस आपको। जबकि यदि हम इस L1 के लिए देखें और इस L3 के लिए देखें, जैसे ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा 1, ये थीटा 3 भी क्या है, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। क्लियर है क्या। लेकिन ये थीटा 2 जो है इट इज लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि यदि tan थीटा 0 से 90 डिग्री तक होता है, जैसे कि इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, और साथ में ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, तो इसमें जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, जो स्लोप होगी tan थीटा 2 या tan थीटा जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। यानी कि थीटा यदि 90 डिग्री से कम होता है तो स्लोप पॉजिटिव आती है। जबकि यदि मैं इस वाली लाइन की बात करूं L1 की और इस L3 की बात करूं तो इसमें थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए इसकी स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। क्लियर है बात। तो मेरे ख्याल से आपको इतना पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हम इससे अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। स्लोप निकालना आ गया आपको, स्लोप के बारे में आपको क्लियर है तो बिल्कुल आप सब कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ 4 पॉइंट लिखा देता हूं आपको। देखो पहला पॉइंट, इफ थीटा इज 0 डिग्री, है ना, थीटा इज 0 डिग्री का मतलब क्या है बेटा, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 0 डिग्री का मतलब क्या है, कोई लाइन है, ये लाइन है L1, है ना, ये लाइन है L2, ये लाइन है L3। तो देखो ये सारी लाइन, दीज लाइन्स आर पैरेलल टू, लाइन्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका थीटा देखो, थीटा लाइन भी इधर, एक्स एक्सिस भी इधर। तो यदि मैं एक्स L1 के लिए कर लूं तो L1 और एक्स क्या है, पैरेलल, यानी हाथ की दिशा में है, हाथ के डायरेक्शन में है। तो थीटा कितना हो जाएगा इन लाइन के लिए, 0। यानी कि यदि लाइन पैरेलल एक्स
एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं तो उनकी जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, tan थीटा, और थीटा कितना है बेटा 0 और ये होती है 0, यानी कि उनकी स्लोप कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है के बाद अब ध्यान से देखो एक दूसरा केस, ये तो स्पेशल केस है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स एक्सिस ऐसे 90 डिग्री ऐसे, कैसे लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, कैसे मैं कह रहा हूं ये वाली लाइन, ये लाइन क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन क्या है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, मैं लिख दूंगा यहां पर है ना, लाइंस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ध्यान देने वाली बात है, यदि मैं इस L1 L2 L3 L4 लाइन पॉजिटिव एक्स इधर की साइड हो ओरिजिन से या इधर की साइड हो, उससे मतलब नहीं है, हमें तो एक्स एक्सिस पे हाथ रखना है और कहां तक घूमना है, यहां तक। तो कितना है बेटा ये 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ऐसे रखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और तब तक चलना है एंटी क्लॉकवाइज में जब तक कि लाइन ना आ जाए। और इसके लिए भी L4 के लिए एक्स-रे रखना है और ऐसे लाइन ना आ जाए। बताओ है ना, इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। तो थीटा हर एक केस में कितना आ गया, चाहे लाइन इधर हो चाहे लाइन इधर हो, ऐसी एक्स एक्सिस में चाहे लाइन ऊपर हो चाहे लाइन नीचे हो, थीटा क्या है सबके लिए 0, इसमें थीटा क्या है सबके लिए 90 डिग्री। और बेटा tan 90 स्लोप क्या होता है tan थीटा, और tan 90 बहुत अच्छे से मालूम है अपने को, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी कि अगर जो थीटा 0 है तो स्लोप कितनी होगी, स्लोप होगी 0। और यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, खड़ी है लाइन, तो स्लोप कितनी हो जाएगी इस केस में, स्लोप हो जाएगी इनफाइनाइट। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है क्या बात। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि यदि इफ थीटा इज, थर्ड पॉइंट लिख लो बेटा, इफ theta is greater than 0 and less than 90 degree, that is theta is acute angle। थीटा कैसा है बेटा, एक्यूट एंगल है। थीटा एक्यूट एंगल कैसे हो सकता है, देखो मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है बेटा एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, जैसे कि ये लाइन है हमारे पास और ये एंगल कितना है बेटा, मान लेते हैं 30 डिग्री है। दूसरी लाइन है, कितना एंगल हो गया 60 डिग्री हो गया। मान लिया तीसरी लाइन है ना, तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। देखो अब एंगल के बारे में तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से एंगल लेना है। ये लाइन L1, ये लाइन L2, ये लाइन L3, क्लियर है क्या बात। तो इसमें θ1 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, क्लियर है क्या बात। तो देखो M1, यदि मैं यहाँ पे M1 लिखना, यहाँ पे पहले इसके लिए मैं M3 लिखता हूं, तो M3 कितना आएगा बेटा tan θ3। tan θ3 एंगल लेना है कहां से कहां तक, पॉजिटिव एक्स में रखना और तब तक चलना जब तक कि लाइन ना आ जाए एंटी क्लॉकवाइज में। तो θ3 की वैल्यू कितनी है 45 और ये आ गया 1, यानी कि अब आपको स्लोप इस लाइन की निकालनी आ गई है ना। कितनी स्लोप है इसकी 1, tan 45 डिग्री स्लोप नहीं होती है, 45 डिग्री तो बेटा एंगल होता है, स्लोप होती है एंगल का टेंजेंट, यानी tan थीटा को ही स्लोप बोलते हैं। यदि मैं अब इसके लिए M1 की बात करूं तो बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रखा और ये एंगल 30 डिग्री आ गया, आंसर हमारा आ गया tan 30 और स्लोप आ गई इसकी 1/√3। यदि मैं इसके लिए M2 की बात करूं तो एंगल कितना है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज द √3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से स्लोप का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये है जब थीटा एक्यूट डिग्री हो, एक्यूट एंगल हो, यानी 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा होता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि सबकी सब स्लोप जो आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। इसमें स्लोप 0 होगी, इसमें स्लोप इंफिनिटी होगी, इसमें स्लोप जो भी होगी लेकिन पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव स्लोप कब होगी बेटा, फोर्थ केस में नेगेटिव होगी। कैसे, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, दैट इज थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। थीटा कैसा है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल देखो कैसे हो सकता है, ध्यान देने वाली बात है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यानी ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे और ऐसे आ जाएगा लाइक दिस, है ना। ये एंगल कितना दे दें, मान लिया 135, कितना है ये 135 डिग्री, है ना। दूसरी लाइन में ये दे देता हूं
थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं। दूसरी लाइन में ये दे देता हूँ, ये तो कौन सी लाइन है L1, ये लाइन L2। तो बेटा ये एंगल, ये वाला एंगल लेना है अपने को। कभी कभी बच्चे क्या है, मान लेते हैं 150 डिग्री है, ये एंगल दे देता है वो क्वेश्चन में क्या दे देता है, ये एंगल। तो इसके लिए थीटा, इसके लिए थीटा तो कितना है, इसके लिए थीटा 1 है 135, लेकिन आपको दे रखा है इसमें 30 डिग्री। तो बेटा L2 के लिए थीटा कौन सा लेंगे, थीटा लेंगे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से L2 तक चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे चलेंगे और तब तक चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में जब तक लाइन ना आ जाए। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा बेटा 180 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना गया 150 डिग्री। ये आ जाता है थीटा 2। यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे करके, तो बेटा इसकी स्लोप जो हम लिखेंगे, इसकी लिखेंगे tan 135। अब देखो tan 135 की वैल्यू आपको निकालना आनी चाहिए, लेकिन नहीं भी आती है फिर भी मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, है ना। पहले पढ़ लेते हैं। इसके लिए M2 जो होगी, M2 होगी इसकी tan 150 डिग्री। क्लियर है क्या बात? देखो अब आपको इसकी M2 निकालनी है, और ये है बेटा कितनी, ये है आपका M2 जो है, ये है आपका tan 150 डिग्री। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं 180 माइनस 30 डिग्री। और tan 180 माइनस 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, माइनस में आता है, और tan 30 डिग्री, और इसका आंसर आ जाता है -1/√3। तो बेटा स्लोप कितनी हो जाती है इसकी स्लोप हो जाती है -1/√3, इसकी स्लोप हो जाती है। क्लियर है बात? इसी तरीके से यदि आपको इसकी स्लोप निकालनी है, M1 कितनी है बेटा, tan 135 को हम क्या लिख लेंगे, tan 180 माइनस 45, और 180 माइनस 45 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस लगा करके tan 45, और इसकी स्लोप आ जाती है M1 माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको स्लोप निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कुछ कभी कभी क्या होता है, ये केस तो आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, ये भी आसान है, ये भी पॉजिटिव होता है जब एंगल जो होता है वो एक्यूट होता है, तो हम लिख देते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल में जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बच्चे जब tan 135 tan 150 आ जाते हैं तो इनसे परिचित नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो डर जाते हैं इनसे। तो हमें इनसे डरना नहीं है, हमसे इनसे लड़ना है, सीखना है, और समझ करके इन्हें ख़त्म कर देना है। देखो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, जिससे कि आप चुटकियों में किसी भी बच्चे को या अपने आप भी जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे? आपको क्या करना है, आपको क्वाड्रेंट याद नहीं रखने हैं, है ना। आपको क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा वाला हम एंगल पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा बेटा वाई एक्सिस है। एक लाइन ये दे दी और ये दे दिया हमें 45 डिग्री। अब आपको ये बिल्कुल पता लग गया होगा कि इस लाइन में थीटा हमें 45 डिग्री नहीं लेना है, और क्या लेना है, ये वाला एंगल लेना है। तो ये कितना आएगा बेटा, 180 माइनस 45 देन 135, है ना, वो वाला कौन सा, तो 135। तो जब आप निकालोगे एम इसकी, तो tan 135 को लिखोगे आप tan 180 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस tan 45 इज इक्वल टू स्लोप आ जाएगी -1। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है ना। आपको क्या करना है, आपको एक्यूट एंगल ही देखना है। वो तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, लेकिन वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। आपको चित्र दिमाग में रखना है, क्या डायग्राम फिगर आपको याद में रखना है कि यदि इस तरीके से लाइन है, 90 डिग्री से जाता है, तो स्लोप कैसी होगी इसकी, स्लोप होगी इसकी नेगेटिव। कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। तो आपको क्या लिखना है, इसका स्लोप निकाल के इसमें माइनस रख दो, माइनस तो होगी। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल नहीं, बढ़िया वाला एंगल नहीं, जो सही एंगल है वो नहीं, जो गलत एंगल है, गलत एंगल ये वाला जो देखने में भी आपको अच्छा लगता है, और tan 45 कर दो। तो कितना आ गया, -1 आंसर इज द करेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको ये दे रखा है और ये 60 डिग्री एंगल दे रखा है। तो यदि आप L2, ये तो M1 लिख देता हूं मैं, है ना। इसके लिए यदि आपको स्लोप निकालनी है तो एंगल तो वास्तव में ये होगा जो कि 120 डिग्री होगा, लेकिन हम इसे नहीं लिखेंगे। इसकी स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, बेटा इसकी स्लोप होगी नेगेटिव। और कितना लिख दूं, tan 60 इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आ गया बेटा, tan 60√3 आ गई इसकी स्लोप। खत्म कहानी, पियो पानी। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व
कर सकते हो, है ना। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको स्लोप निकालने का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। काफ़ी मेहनत से मैंने पॉइंट बनाए हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये सब मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है, जिससे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग हो ही जाए किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। ये है, तो इस तरीके से हम स्लोप निकालना बिल्कुल सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्लोप में हमें स्लोप निकालने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, और मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो स्लोप के ही होते हैं। जैसे कि मैं एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल लेता हूं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। y इक्वल टू एक्स एक्सिस ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, और बेटा ये है हमारे पास, है ना। ध्यान से देखो, ओ ए बी सी डी, है ना, ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये हमारे पास 30 डिग्री है, और ये हमारे पास 45 डिग्री है, मान लेते हैं। तो देखो अब हमें इसमें 4 पोर्शन है ग्राफ के, क्या ओ से ए, चलो ओ ए लिख दो ना बस, ओ ए बी, बी सी और सी डी। अब ये 4 पोर्शन जो हैं, दीज पोर्शन आर द स्ट्रेट लाइन। कैसे पोर्शन है बेटा? दीज पोर्शन आर स्ट्रेट लाइन। ये जब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप होगी। जैसे मैं यदि आपसे पूछूं कि ओ ए के बारे में क्या ख्याल है, ओ ए के बारे में क्या ख्याल है, ओ ए लाइन है, ये रही ना लाइन, ये लाइन का पार्ट है, लाइन तो नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइन, लेकिन इसकी स्लोप कितनी होगी बता सकते हो बेटा? देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रखो एंगल और यहां तक चले जाओ, तो जो इसमें थीटा आएगा वो कितना आएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो स्लोप कितनी होगी इसकी? इसे m1 मान लेता हूँ, m1 हो जाएगी tan 60, यानी कि +√3 इज द करेक्ट आंसर। ये स्लोप हो गई। दूसरी बात, ए बी पोर्शन की यदि हम बात करें तो ये भी तो लाइन है, दिस इज ए पार्ट ऑफ लाइन ए बी। तो बेटा ए बी इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे ही है एक्स एक्सिस में, तो एंगल कितना हुआ इसके लिए? एंगल हो गया 0 डिग्री। तो जो इसकी स्लोप होगी वो m2 लिख लेता हूं, वो tan 0, दिस इज द 0 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? अब मैं ए बी बी सी की बात करता हूं, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन, ऐसे करके पार्ट है, और देखो ये एक्स एक्सिस से डायरेक्ट एंगल दे रखा है, तो जो ये θ3 है ये एंगल आ जाएगा। तो इसमें जो स्लोप होगी m3 की वो कितनी हो जाएगी बेटा? m3 हो जाएगी tan 30, लेकिन प्लस आएगा +1/√3। जबकि यदि मैं CD पोर्शन की बात करूं, CD दिस इज ऑल्सो ए लाइन और पार्ट ऑफ ए लाइन, और इसका एंगल तो वास्तव में ये होगा, लेकिन हमें ये लेना ही नहीं है। हमें ये पता है कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, स्लोप जो आएगी इसकी m4, है ना। एंगल तो होगा इसमें 135 डिग्री ये होगा, लेकिन हमें ये लेना ही नहीं है, हमें तो डायरेक्ट स्लोप लिख देनी है। स्लोप कैसे आएगी? माइनस, और ये एंगल tan 45, कितना आ गया बेटा? -1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाले का ज़्यादा ध्यान रखना है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, अब आप समझो। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूँ, तब आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट ऑफ slope and how to find the instantaneous velocity and the average velocity with the help of the displacement time graph, ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ, और कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आप xt ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो यू हैव टू फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज x2 - x1 अपॉन t2 - t1। दूसरा, यदि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगी बेटा? एक्सटी ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलती है यदि आप किसी पॉइंट पर स्लोप निकाल दें, है ना, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि मोस्टली क्वेश्चन में एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दी होगी, और एक स्ट्रेट लाइन यदि ऐसे करके है या ऐसे करके है, कैसे भी है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, समझना, कॉपी करना। एक स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप भी पूरी स्ट्रेट लाइन की एक ही होती है, दो स्लोप नहीं होती हैं। जैसे कि मान लिया भाई ये लाइन है
है ना, ये लाइन इस तरीके से है, तो यहां से यहां तक का ग्राफ हो या यहां से यहां तक का ग्राफ हो, तो इसके लिए भी एंगल कितना होगा, यही होगा, इसके लिए भी एंगल कितना होगा, यही होगा, सबके लिए एंगल क्या होगा, यही होगा। तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन एक। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको डेफिनेटली जो हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है स्लोप निकालने का, है ना, उस चीज को आप समझ सकते हो। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है एक्स-टी ग्राफ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी, उसी को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, यू हैव टू फाइंड, देखो यू हैव टू फाइंड वेदर v1 v2 और v1 इज ग्रेटर देन v2 और v1 इज लेस देन v2। जैसे इस क्वेश्चन में दिखाया हुआ है, क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये आपको एक्स-टी ग्राफ दिया हुआ है बेटा, दिस इज x वर्सेस t, और ये ग्राफ एक कर्व्ड ग्राफ है, जिसे हाइपरबोला भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये t1 है और t1 पर इसकी वेलोसिटी पॉइंट p पर इसकी वेलोसिटी v1 है। इसी तरीके से मान लेते हैं टाइम t2 है और इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी v2 है और पॉइंट q पर पहुंच जाता है। क्या पार्टिकल इनिशियली t1 टाइम पर कहां पर था, उसकी वेलोसिटी v1 थी और t2 टाइम पर उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। अब मेरे को आप बताओ, मैंने आपको ये समझाया है, क्या समझाया है कि एक्स-टी ग्राफ में यदि किसी पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन खींचे यानी टेंजेंट खींचें, जैसे कि टेंजेंट में ये खींच देता हूं तो ये टेंजेंट हो गई, तो जो इसकी स्लोप होगी, तो ये θ1 लिख देता हूं, तो इसकी जो स्लोप होगी m1 वो ही क्या होगी, इसकी वेलोसिटी के इक्वल होगी, और वो बेटा tan θ1 के इक्वल होगी। क्लियर है बात। दूसरी बात, यदि आपको पॉइंट q पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट, और टेंजेंट की ये स्लोप कितनी होगी बेटा, θ2, मान लेते हैं एंगल θ2 है, तो इसकी स्लोप जो होगी वो m2 हो जाती है, और m2 को हम क्या लिख लें बेटा, m2 ही जो इस पॉइंट पर पर्टिकुलर इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, और वो tan θ2 के इक्वल होती है। अब ये आपको पता लगाना है, यू हैव टू टेल वेदर v1 इज ग्रेटर देन v2 और v2 इज ग्रेटर देन v1, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो वेलोसिटी v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan θ1 और θ1। यहां से देख करके बताओ, यदि आप θ1, ये तो स्लोप है, ये तो लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, तो आपको देख करके ही पता लग जाएगा कि जो θ1 है, सीन्स θ1 इज ग्रेटर देन θ2, है ना, θ1 ज्यादा एंगल है, इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप, है ना, θ1 क्या है, ग्रेटर देन θ2 है। तो यदि मैं इसका tan ले लूं तो tan θ2, और ये किसके इक्वल है बेटा, v1 के, और ये है v2 के, तो इसका मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2, यानी कि इस पॉइंट पर t1 पर वेलोसिटी v1 जो है वो बड़ी है v2 से। कैसे, स्लोप के हिसाब से हम बता देंगे, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी एक्स-टी ग्राफ में, जिस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, ये देखो जो स्लोप होगी वो इस तरीके से चलेगी, जैसे ये वाला ग्राफ है, मान लेते मैं आपको और पॉइंट बता देता हूं कि जैसे मान लिया x और ये t ग्राफ है ऐसे करके, है ना, और ये इस तरीके से ग्राफ है, तो जो स्लोप है देखो टेंजेंट है वो कैसे, ऐसे करके बह रही है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। पहले टेंजेंट कैसे थी, ऐसे थी, फिर कैसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई। तो यानी कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो रहा है, घटता जा रहा है ना, डिक्रीज होता जा रहा है, ये वाला एंगल जो है डिक्रीज हो, ऐसे करके थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, ऐसे स्लोप हो जाएगी सीधी, यानी वेलोसिटी जीरो से हम t किसी टाइम t की बात करें तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए वेलोसिटी क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। तो ये आपको केवल और केवल एक्स-टी ग्राफ के कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बेटा एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट था कि एक स्ट्रेट लाइन एक स्लोप, और एक्स-टी ग्राफ में स्लोप जो देती है स्ट्रेट लाइन की या टेंजेंट की, वो क्या देती है, वेलोसिटी देती है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो पार्टिकल के लिए v1 v2 स्पीड दी हुई है, आपको फाइंड करना है रेशो v1 और v2 का रेशो आपको फाइंड करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, इसमें आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक्स-टी ग्राफ में एक पार्टिकल के लिए एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, यानी एक्स-टी ग्राफ फॉर पार्टिकल 1 दिया हुआ है और इसकी वेलोसिटी v1 होगी, एंगल 30 डिग्री हो गया, तो θ1 हो गया। तो जो v1 होगा, इसकी वेलोसिटी होगी v1, वो m1 के इक्वल होगी, जिसे हम tan 30 बोलते हैं, यानी v1 हो जाएगी +1/√3 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों
किसी भी टाइम टी पर एक स्ट्रेट लाइन, एक स्लोप, यानी एक वेलोसिटी, यानी कि 0 से किसी भी टाइम टी पर यहां तक जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है ना। क्लियर है के बाद दूसरा जो पार्टिकल दिया हुआ है उसकी वेलोसिटी v2 दी हुई है और ये सारा एंगल इसमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाता है आपका θ2। इसलिए जो v2 की वैल्यू होगी वो m2 के इक्वल होगी और वो tan 60 डिग्री हो जाएगी। इसलिए v2 tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो v2 की वैल्यू प्लस √3 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। आपको निकालना क्या है बेटा, यू हैव टू फाइंड द रेशो v1:v2, देयरफॉर v1:v2, v1 आ जाता है 1/√3 और बेटा ये आ जाता है √3, तो दिस इज 1:3। ये क्वेश्चन कई बार नीट में और जेईई मेंस में एज इट इज पूछा गया है, जिसमें कि आपको वेलोसिटी का रेशो बताना है, ठीक है। दूसरा, इस क्वेश्चन से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि क्या यदि एक्सटी ग्राफ में, ध्यान से सुनना बेटा, यदि एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, एक स्ट्रेट लाइन एक स्लोप, यानी कि वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। यानी कि एक्सटी ग्राफ में, ध्यान से सुनो बेटा, यानी कि एक्सटी ग्राफ में यदि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसमें पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्लियर है के बाद, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है आपको, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस चीज को ही ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे डेफिनेटली, है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, देखो क्वेश्चन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट विच पॉइंट यू हैव टू फाइंड। ऑप्शन दिए हुए हैं DE, तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए बता देता हूँ। क्वेश्चन कैसे है बेटा, देखो ध्यान से कि इसमें क्या है, आपको x और t ग्राफ दिया हुआ है, क्या x और t ग्राफ दिया हुआ है और xt ग्राफ एक इस तरीके से ग्राफ है और इसमें पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, ये क्या है, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E एंड दिस इज F, है ना। तो मान लेते हैं हमें C पॉइंट पर xt ग्राफ में किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट ऑन दिस पॉइंट। तो यदि मैं इसे θ1 मान लूं और इसकी स्लोप बेटा m1 मान लूं, तो जो m1 होगी यानी इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर या इस पर्टिकुलर टाइम पर इसकी जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, m1 होगी tan θ1 के इक्वल, लेकिन θ1 इज लेस देन 90 डिग्री, इसलिए इस C पॉइंट पर या किसी इस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो वेलोसिटी जो C पर होगी वो कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरी बात, अब यदि मैं D की बात करूं तो D पर हमें क्या खींचना है, टेंजेंट खींचनी है। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इस टेंजेंट की स्लोप क्या है बेटा, 0 है, देयरफॉर D पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, tan 0 और ये हो जाएगी 0, यानी D पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वैसे इस ग्राफ में एक पॉइंट और ऐसा होगा जहां पर वेलोसिटी पार्टिकल की 0 हो जाएगी और वो यहां पर होगा। इसे मैं थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से G मान लूंगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कैसे। यदि आप इस पे टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट की स्लोप जो आएगी 0 आएगी, तो इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी 0 होगी, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर दिस, है ना। अब मैं बात करता हूं यदि F की, तो यदि F पर आपको वेलोसिटी बतानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप देखिए जो इसका एंगल होगा थीटा, इट इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। यदि मैं आप इसके वैल्यू m3 मान लूं, है ना, m3 मान लूं, ये तो m2 हो गया जैसे कि मान लेते हैं, तो m3 भी जो होगा वो tan थीटा के इक्वल होगा और m3 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से कम है। इफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, the tan theta is positive, therefore velocity at point F is also positive। तो एक पॉइंट E ही बचता है, E पर ही वेलोसिटी नेगेटिव होगी। देख लेना कैसे, कि आप E पर क्या करोगे, E पर एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींचोगे, तो इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी, ध्यान से देखने वाली बात है, ये वाला इसका थीटा होगा, है ना, और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसलिए यदि मैं इसकी स्लोप m4 लिख लूं तो m4 जो tan थीटा होगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो स्लोप कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। इसलिए जो E पॉइंट पर जो वेलोसिटी जो होगी E पॉइंट पर वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा इसमें
आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, जिसमें वेलोसिटी पार्टिकल की नेगेटिव हो जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कब होगी। ठीक है, स्लोप यदि पॉजिटिव है एक्सटी ग्राफ में तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाती है, और यदि स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी बेटा नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब देखो ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, है ना। क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिखा देता हूं, आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है ना, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फॉलोइंग एक्सटी ग्राफ एट टाइम। पहला ऑप्शन लिखो, एट टाइम t इज इक्वल टू फर्स्ट है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सेकेंड है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, थर्ड है t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, और फोर्थ है t इज इक्वल टू 15 सेकेंड, है ना। ये दिया हुआ है आपको, ये 10 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है बेटा 20 दिया हुआ है, x मीटर में है, और टाइम दिया हुआ है सेकंड में। एक आपको दिया हुआ है बेटा एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है। ध्यान से देखो मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे कि आपको एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है ना। एक्सटी ग्राफ में 4 स्ट्रेट लाइन के पार्ट दिए हुए हैं, और आपको वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड और 15 सेकंड पर आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ध्यान से देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एक स्ट्रेट लाइन, एक स्लोप, एक वेलोसिटी इन एक्सटी ग्राफ, है ना। तो देखो अगर जो आप 0 से 4 सेकंड तक देखोगे तो इसे मैं O मान लेता हूं, या 0 भी मान सकते हैं, A B C D। तो इसमें 4 लाइन हो गई। एक तो O से A तक, ध्यान दो बेटा, O से A तक एक लाइन है, और A से B तक एक लाइन है, और B से C तक एक लाइन है, और C से D तक एक लाइन है, यानी कि 4 लाइन है आपके पास, 4 स्लोप होंगी। दूसरी बात, यदि मैं O से A तक की बात करूं तो दिस इज ए पार्ट ऑफ ए दिस स्ट्रेट लाइन, तो इसका जो एंगल होगा वो θ1 ये होता है। ठीक है, तो यदि O से A तक बात करें तो 0 से 4 सेकंड तक, O से A तक बात करें, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ, 2 सेकंड पर, 5 सेकंड पर, और 7 सेकंड पर, और t इज इक्वल टू 15 सेकंड पर। आप भी लिख लीजिए, मैं इसे यहाँ पर थोड़ा साफ कर देता हूँ, है ना। तो ध्यान से देखो, O से यदि हम A की बात करें तो O से A का मतलब है 0 to 4 सेकंड तक की हम बात कर रहे हैं, है ना। 0 से 4 सेकंड तक स्लोप, स्ट्रेट लाइन एक है तो एक ही स्लोप होगी, और वो tan थीटा m1 जो होगा वो tan θ1 के इक्वल होगा। और tan θ1 इस फिगर में अब आपको जरूरी नहीं है वो 30 डिग्री या 60 डिग्री इस तरीके से दे, आपको tan थीटा निकालना भी पड़ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में यदि आप इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर जो परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो गया बेटा 4, है ना, 4 सेकंड। तो tan θ1 कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 10/4 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड। यही जो इसकी m1 स्लोप है वही क्या होगी बेटा v1 के इक्वल होगी 2.5 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ जाता है। जबकि A से B तक मतलब 4 सेकंड से 6 सेकंड तक जो लाइन है वो कैसी लाइन है, ऐसी लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसकी स्लोप कितनी है बेटा, जो इसकी स्लोप है यहाँ पे m1 मान लेते हैं, इसकी m2 जो स्लोप होगी वो होगी tan 0, यानी कि 0, यानी वेलोसिटी कितनी हो गई 0। इसका मतलब हमसे पूछा था t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, 2 सेकंड तो यहाँ पर आ गया था और 5 सेकंड यहाँ आ गया था, तो 2 सेकंड पर वही वेलोसिटी होगी जो 0 से 4 तक के लिए थी। तो 2 सेकंड पर, इसलिए वेलोसिटी 2 सेकंड पर कितनी हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी इसे ऐसे नहीं लिखते, है ना, तो स्लोप तो होगी, वेलोसिटी एट 2 सेकंड निकाल लें वो कितनी आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड। हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा 0 से 4 सेकंड के लिए। इसी तरीके से यदि आप ये भी निकालोगे ना 3 सेकंड पर, है ना, 3.5 सेकंड पर, यानी कि 0 से 4 सेकंड तक, 0 से 4 सेकंड, 2 सेकंड इसके बीच में आ रहा है, 0 से 4 सेकंड तक हर एक टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो 2.5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, 2.5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। क्लियर है क्या बात? तो ये बात हो गई। दूसरी बात, 4 से 6 सेकंड तक एक लाइन है, एक स्लोप है, कोई भी वैल्यू हो टाइम की,
4.5 सेकंड, 5 सेकंड, 5.5 सेकंड या 6 सेकंड। वेलोसिटी क्या रहेगी 0, इसलिए वेलोसिटी एट 5 सेकंड जो आपसे पूछा था वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बी से सी तक की, है ना। बी से सी तक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। कैसे कि बी से सी तक जो ये लाइन होगी, ये वाली, ध्यान से देखो ऐसे करके, तो जो एंगल होगा ये होगा थीटा और ये वाला एंगल इसके बराबर ही होगा। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, मैं इसे दोबारा से बना देता हूं कि जैसे ये बी से सी तक है, बी से सी तक ये लाइन, बी से सी तक ये लाइन इस तरीके से है ना, ये लाइन इस तरीके से है, इट इज लाइक दिस। तो ये वाला एंगल जो होता है वो थीटा होता है, जो हमें tan थीटा में लेना पड़ेगा और ये एंगल इसके इक्वल ही होगा। अब देखो ये वाला एंगल यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो ये तो हो गया बेस, ये कितना है 6 और 2, ये हो गया 2, और जो परपेंडिकुलर है ये, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना हो जाएगा बेटा 20 - 10, ये हो जाएगा 10। तो इसका मतलब ये वाला परपेंडिकुलर तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा इसका आपका 2। क्लियर है क्या बात। तो tan थीटा कितना आएगा, इससे tan थीटा आ जाएगा आपका 10/2 यानी कि 5। तो इसकी जो स्लोप होगी m3 यानी कि b से c तक, b से c तक का मतलब है 6 सेकंड से 8 सेकंड तक जो स्लोप होगी m3 वो कितनी आएगी बेटा 5 आएगी। यानी tan थीटा 2 लिख लेता हूं मैं इसे, tan थीटा 2 और कितना हो जाएगा tan थीटा 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये थीटा और ये थीटा 2 बराबर ही होगा, यह आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 6 पे निकालें, 6.5 पे निकालें, 7 पे निकालें या 7.5 पे निकालें। उसने कहाँ पूछा है बेटा, उसने पूछा है 7 सेकंड पर वेलोसिटी, तो 7 इसके बीच में होगा। 6 से 8 सेकंड तक, 6 से 8 सेकंड तक वेलोसिटी सब टाइम के लिए सेम होगी, इसलिए वेलोसिटी एट 7 सेकंड की वैल्यू आ जाती है 5 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है सी से डी। सी से डी का मतलब है 8 से 8 सेकंड टू 20 सेकंड। अब हम इसकी स्लोप मान लेते हैं m4। क्लियर है क्या बात। ध्यान देने वाली बात है, मैं इसे दोबारा से आपको ग्राफ बना करके दिखाऊंगा, तभी आपको क्लियर होगा कि जो ये C to D पोर्शन है, C to D पोर्शन कुछ इस तरीके से बना हुआ है और ये कितना है बेटा 8 है और ये कितना है बेटा 20 है। ध्यान दो कि जब ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, है ना। ये क्या है बेटा D पॉइंट, ये दिस इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज 20 सेकंड। तो देखो इसकी जो लाइन की जो स्लोप आएगी वो m4 जो होगी वो नेगेटिव होगी। मैंने आपको बताया था कि आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये वाला एंगल सेलेक्ट करना है। तो यदि एंगल थोड़ी देर के लिए मैं अल्फा मान लूं, तो जो इसकी स्लोप होगी m4 वो कैसे लिखेंगे हम डायरेक्टली, बिना 180 का कॉन्सेप्ट लगाए हुए, 180 माइनस थीटा हम लिखेंगे, माइनस तो स्लोप होगी और ये जो एंगल होगा उसका tan अल्फा। क्लियर है क्या बात, बस खत्म हो गई। अब tan अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेंगे कैसे, ये बेस कितना हो गया बेटा, ये 8 है, ये 8 है, ये 20 है, तो ये कितना हो गया 12, और ये परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर का मतलब इस वाले ट्राइंगल में हमें इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 20, ये कितना हो जाएगा बेटा 20 है ना, 20 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 12। तो देखो यहां से, तो ये कितना हो गया बेटा 20 और ये हो गया आपका 12। तो जो स्लोप आएगी वो माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना आ गया बेटा -10/6 यानी -5/3 मीटर पर सेकेंड। यही तो वेलोसिटी है, यानी कि इस लाइन की स्लोप तो नेगेटिव आई और -5/3 आ गई, यानी कि आपकी 8 सेकंड से 20 सेकंड तक स्लोप जो होगी वो tan थीटा, चलो स्लोप तो ऐसे हम डायरेक्ट लिख देंगे, कितनी -5/3 होगी। इसलिए जो वेलोसिटी होगी 8 से 20 सेकंड तक, यानी 9, 10, 11, 12, 20 सेकंड तक वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट है। और t = 15 सेकंड पर उसने क्वेश्चन में पूछा था, तो 15 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, -5/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है क्या बात। तो ध्यान देने वाली बात ये है, आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि यदि एक्स और टाइम ग्राफ में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन, जब तक वो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इसलिए वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। जैसे यहाँ 0 से 4 सेकंड तक या O से A तक स्ट्रेट लाइन थी तो स्लोप कांस्टेंट थी, तो 0 से 4 सेकंड तक वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड ही आ रही थी।
6 से ए से बी तक यानी 4 से 6 सेकंड तक जो स्लोप थी वो कांस्टेंट थी और वेलोसिटी कितनी आ रही थी बेटा, 0 आ रही थी। जबकि बी से सी तक भी स्लोप कांस्टेंट थी यानी 6 to 8 सेकंड और उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही थी बेटा, 5 मीटर पर सेकंड आ रही थी। लेकिन ये वाली स्ट्रेट लाइन एक नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन है और इसकी भी स्लोप कांस्टेंट है ना, ऐसा नहीं है स्लोप घट रही है या बढ़ रही है, स्लोप कांस्टेंट है। और वो कितनी आई थी बेटा, -10 अल्फा का तरीका है हमारा निकालने का, -5/3। तो यानी कि वेलोसिटी जो है नेगेटिव है 8 to 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जब स्लोप पॉजिटिव है तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। जैसे ही स्ट्रेट लाइन की स्लोप नेगेटिव हो जाएगी तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, एक्सटी ग्राफ में यदि स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मैं फिर से आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्लोप निकालना ही बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ में, है ना। 90% क्वेश्चन जो आते हैं वो स्लोप पर ही बेस्ड अपॉन आते हैं, बेस्ड अपॉन स्लोप होते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो एक कॉन्सेप्ट पे किए हैं, आपको पता भी नहीं लगा है कि हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे किए हैं। अब एक क्वेश्चन है जो हमारा आ जाता है एवरेज वेलोसिटी पे। जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा, A person walk along an east-west street and a graph of his displacement from home is as shown in figure. His average speed for the whole time interval. आपको क्या निकालनी है, आपको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है ना। तो देखो ग्राफ क्या दिया हुआ है, जो ग्राफ दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे बना देते हैं। ये x है बेटा, ये टाइम t ग्राफ दिया हुआ है और x किस में है, मीटर में दिया हुआ है और टाइम t सेकंड में दिया हुआ है। पहले तो इंक्रीज होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे हो जाता है एंड देन इट इज़ लाइक दिस। टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा, ये वैल्यू 6 है और ये वैल्यू 9 है और ये वैल्यू आपकी 15 है और ये वैल्यू आपकी आ जाती है बेटा 20 और ये डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 40, है ना, 40 मीटर और ये कितना दे रखा है -40 मीटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन वॉक करता है अपने घर से और स्ट्रीट में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में घूमता है। तो ध्यान से देखो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कैसे घूमता है, मान लेते हैं कि इस टाइप से उसका घर है, ये घर है ना, मान लिया इसका होम है, H4 होम है ना, यहाँ घूमे। ये पर्सन निकला यहाँ से और पर्सन क्या स्ट्रीट में घूम रहा है, कैसे देखो, ध्यान से देखो, OABCD मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। O से A तक यानी 0 से 4 सेकंड तक एक स्ट्रेट लाइन है, 4 से 9 तक एक स्ट्रेट लाइन है, 9 से 15 सेकंड तक एक स्ट्रेट लाइन है और C से यानी 15 से 20 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन है वो। अब देखो O से A तक एक्सटी ग्राफ है, आप इसे भूल जाओ ऐसे करके। O से A तक एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यानी कि वो 0 से स्टार्ट करता है, x = 0 से, और किधर चला जाता है, ईस्ट में चला जाता है। मान लेते हैं ये प्लस x एक्सिस है और ये माइनस x एक्सिस है ना, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ऐसे करके ये ईस्ट है वेस्ट है। तो पार्टिकल कैसे करता है, इधर की ओर मूव करता है ना, ऐसे मूव करता है और कहाँ पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम 40 मीटर तक पहुंच जाता है, ऐसे चलता है और 40 मीटर चल जाता है। फिर वहां पर क्या करता है, 6 से 9 सेकंड तक का रुकता है और 9 सेकंड पर वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। पहले तो वेलोसिटी ऐसे थी, अब वेलोसिटी ऐसे हो जाती है और किस टाइम इंटरवल पर, 12 सेकंड पर पुनः उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट 12 सेकंड पे 0 हो जाता है। लेकिन वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, 9 से 15 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि वो 9 से, है ना, t बराबर 0 लिखूं यहाँ और t बराबर 6 सेकंड, 9 सेकंड तक तो ये है ना, 9 से 15 सेकंड तक वो यहाँ पे रहता है और 15 सेकंड पर t = 15 सेकंड पर वो -40 मीटर आ जाता है। ये -40 मीटर का पोजीशन हो गया, ये +40 मीटर की पोजीशन हो गई। क्लियर है क्या बात। अब 15 से 20 सेकंड तक फिर से वो क्या करता है, उसकी ये लाइन स्लोप पॉजिटिव हो गई। एक्सटी ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई और फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट 20 सेकंड पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि
t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे वो फिर से यहीं पर आ जाता है, यानी कि जहां पर था वो वहीं पर हो गया। देखो डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज हुआ, माइनस में गया और फिर से 20 हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, आपको इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। तो मेरे को बता दो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड करी? 40 मीटर ऐसे गया, 40 मीटर फिर आया, 40 मीटर फिर आया, 40, 40 मीटर गया, 40 मीटर वापस आया, 40 मीटर लेफ्ट में गया, 40 मीटर फिर आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गई बेटा 4 × 40। दूसरी बात, टोटल टाइम कितना लगा? 0 से 20 सेकेंड तक टोटल टाइम लगा 20 सेकेंड, और ये आ जाता है 2। तो 8 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही आ जाता है, एवरेज स्पीड इसमें आपको निकल जाती है। क्लियर है क्या बात? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेना है, एवरेज स्पीड। यदि सेम क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी की बात करता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी की यदि हम बात करें तो इनिशियल पोजीशन जहां पर थी बंदे की वहीं पर फाइनल पोजीशन भी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, वो घूम घाम करके वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण इसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन 2 टाइम इंटरवल, है ना। 0 से 20 तक इसकी एवरेज वेलोसिटी मैं 0 बता दूंगा, है ना। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, ये बात है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और करता हूं, है ना, उसको इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये है, अपन बता देते हैं आपको। एवरेज वेलोसिटी का ही क्वेश्चन अपन कराते हैं। एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन देखिए किस तरीके से एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हाँ, टोटल टाइम तो था ना, ये था, ये रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से डेफिनेटली जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। क्वेश्चन क्या है, एक एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है और एक्सटी ग्राफ में आपसे पूछा है यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। 9 सेकेंड पर भी बतानी है आपको। ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 to 2 सेकेंड एंड t = 0 to 6 सेकेंड, है ना। बम भोले एकेडमी का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। किस तरीके से, देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये x और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो एक्सटी ग्राफ में सिंपल ग्राफ दिया हुआ है। मोस्टली क्वेश्चन में आपको, मोस्टली पोर्शन में जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट की शीट या कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी मटेरियल आप उठाओगे तो आपको ग्राफ ऐसे ऐसे और ऐसे ही मिलेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऐसे मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से है। तो x किस में है बेटा? मीटर में है, और x मीटर में कितना दिया हुआ है? 10 मीटर हो गया। और ये कितना टाइम है? 0 से 4 सेकेंड और 8 सेकेंड। दिस इज 4 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 10 और दिस इज टाइम इन सेकेंड। अब ध्यान देने वाली बात है, हमसे 2 चीज़ें पूछी हैं। एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पर? 2 सेकेंड पर। दूसरा 6 सेकेंड, दूसरा कितना है? 6 सेकेंड पर और 9 सेकेंड पर। देखो 2 सेकेंड कहाँ पर आता है? 2 सेकेंड यहाँ आता है। अब मैं इसे डिवाइड करूँगा OABC। मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया ग्राफ को, है ना। तीनों पार्ट क्या है? एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, यानी कि वेलोसिटी जो होगी कांस्टेंट होगी। O से A तक की बात करूँ तो 0 से 4 सेकंड तक की मैं बात कर रहा हूं। तो ये दिस इज ए स्ट्रेट लाइन और इसकी स्लोप जो होगी θ1 मान लेता हूं। इसकी जो स्लोप होगी m1 वो किसके इक्वल होगी? tan θ1 के इक्वल होगी। और tan θ1 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर तो 10 है और बेस कितना है? 4 है। तो यह आ जाता है 10/4 = 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 0 से 4 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। जैसे इसमें 2 सेकेंड बीच में आ जाता है, तो 1, 2, 3, 3.5, 4.5, पौने 4 तक वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी और 2.5 मीटर पर सेकंड आती है। इसलिए वेलोसिटी एट 2 सेकंड 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? अब हम बात करते हैं A से B तक की बात। A से B यानी 4 से 8 सेकंड, 4 से 8 सेकंड, 4 से 8 सेकंड, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और इसकी स्लोप कितनी है बेटा? m2 मान लेते हैं। लेकिन ये टाइम एक्सिस के पैरेलल स्लोप लाइन है, तो m2 जो होगा वो tan
थीटा 2 होगा और tan थीटा 2 कितना है बेटा 0, यानी कि 0, यानी कि 4 से 8 सेकंड तक या 5 हो 6 हो या 7 हो, सबकी वेलोसिटी क्या आएगी 0। 6 सेकंड तो यहाँ आएगा 6 सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 6 सेकंड पर 0। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं बी से सी तक के लिए। बी से सी तक की यदि हम बात करें तो 8 से 10 सेकंड की हम बात करते हैं और इसकी जो स्लोप मान लेते हैं m3 मान लेते हैं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, ये एंगल से निकलेगी अल्फा। स्लोप जो होगी m3 बेटा वो नेगेटिव होगी और नेगेटिव किसके इक्वल होगी tan अल्फा के इक्वल। तो माइनस tan अल्फा कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया परपेंडिकुलर कितना tan और ये हो गया बेस, ये है 2। तो बेटा स्लोप कितनी आ जाएगी tan/2, वो भी माइनस में -5। इसका मतलब जो m3 है वो कितनी होगी स्लोप, माइनस में लिख दूं कितनी -5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 8 सेकंड पे निकालो, 9 सेकंड पे निकालो या 9.5 सेकंड पे निकालो या 8.5 सेकंड पे, 8 to 10 सेकंड स्लोप एक ही होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इसलिए 9 सेकंड क्या इसके बीच में है, वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। ये तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से सुनो, अब जो दूसरा पार्ट पूछा है इसमें वो पूछा है कि t इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, t इज इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड तक आपको क्या बतानी है, इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी मेरे को बता सकते हो क्या होती है, डेफिनेशन होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो 0 से 2 सेकंड तक तो t1 तो 0 हो गया, t2 कितना हो गया 2 सेकंड, तो 2 माइनस 0 ये तो हो गया। अब ये क्या होता है x2 क्या होता है बेटा, x2 होता है 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट और x1 क्या होता है t1 पर। तो 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, तो ये तो हो गया 0। अब हमें बात रह गई केवल और केवल किसकी, निकालने की कि 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। ध्यान से देखो, मैं इसे साफ कर दूंगा कि 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। ये 4 सेकंड है, ये 0 सेकंड है और ये 10 है ना। 2 यहाँ पर होगा, 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट x2 ये होगा। क्लियर है बात। तो यदि मैं इसे थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूँ तो tan थीटा किस तरह होगा, एक तो बड़े वाले ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी होगी tan/4 हो जाएगी, तो इज इक्वल टू tan/4 हो जाएगी, इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं छोटे वाले ट्राइंगल से, x2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x2/2। इसका मतलब देखो कैसे निकालेंगे, tan/4 इज इक्वल टू कितना x2/2 और ये 2 से 2 कट गया और x2 आ जाता है 5 मीटर, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट ये कितना आ जाता है 5 मीटर आ जाता है। यानी कि 0 सेकंड पर 0 डिस्प्लेसमेंट था, 2 सेकंड पर 5 डिस्प्लेसमेंट हो गया, 5 पोजीशन हो गई, तो कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। यानी कि इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकंड 2.5 मीटर पर सेकंड है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। क्या मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 3 में भी बताया था कि यूनिफॉर्म स्पीड से यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी, है ना। आप 0 से 4 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी किसी भी टाइम इंटरवल के लिए निकालो, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आएगी, चाहे आप कोई सा भी टाइम इंटरवल ले लो। क्लियर है बात, ठीक है, ये बात है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है दूसरा पॉइंट है हमारा t इज इक्वल टू 0 टू t2 इज इक्वल टू कितने सेकंड तक बेटा, t2 इज इक्वल टू 6 सेकंड तक। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ पे t1 कितना है 0 है, t2 कितना है 6 है, x1 कितना है यानी 0 सेकंड पे 0, x2 6 सेकंड पर। देखो 6 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट देख करके बता सकते हो इसमें कितना है, 6 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट है इसका, यानी कि x2 इसकी पोजीशन है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे पोजीशन कहेंगे। 6 सेकंड पर पोजीशन कितनी है इसकी 10 मीटर, 6 5 6 7 पर सब पोजीशन कितनी है इसकी 10 मीटर। तो जो v एवरेज वेलोसिटी आ जाती है 10/6 यानी कितनी है 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाती है बेटा +5.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल नहीं होगी, क्यों,
क्योंकि वेलोसिटी 0 से 6 सेकंड तक कांस्टेंट नहीं रही। 0 से 6 सेकंड तक वेलोसिटी कितनी थी, tan θ1 थी, 2.5 थी। उसके बाद वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकंड थी, 0 हो गई। तो 0 से 6 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल कैसे आएगी। क्लियर है बात। तो यही कॉन्सेप्ट आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अपने को सिखाना था, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो आप डेफिनेटली प्रीवियस लेक्चर और इससे आगे का वीडियो लेक्चर जरूर देखें। उस वीडियो लेक्चर में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की हेल्प से समझाने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसलिए आप उसे डेफिनेटली देखिएगा।